चक्रं जलौकाम् दधतमृतं घटम् चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रम् कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए हम आज सब लोग मिलकर क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, शायद आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा होगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर पीछे से बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा म्यूजिक आ रहा है तो यहाँ गणपति स्थापना विसर्जन हो रहा है ना, इसलिए बहुत ज्यादा फुल वॉल्यूम में लाउड स्पीकर जलाए गए। आपके पास भी है क्या अनुरिता मैम लाउड स्पीकर का शोर? जी ठीक है, अभी जैसे है वैसे हमको चलाना है। आप लोगों को आवाज आ रही है क्या? ठीक है, यहाँ मुझे थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ केस प्रेजेंट करना चाहते हैं क्या? नहीं सर, आज तो कुछ नहीं है। ठीक है, डॉक्टर हरीश बत्रा जी कोई केस प्रेजेंट करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लोग मेरा सुनिए। कल लाऊंगा सर। नमस्कार सर, कल लाऊंगा केस। सर कुछ डिस्टर्ब नहीं हो रहा ना? मेरे इधर से आवाज आ रही है ना? नहीं सर, आवाज तो अच्छी आ रही है। ठीक है ठीक है, तो अभी हमने कुछ तो पढ़ाई की बात करेंगे, क्योंकि ना पढ़ाई करना बहुत जरूरी होता है। हम लोग केस तो बात करते ही रहते हैं हम हर समय। मैं आप लोगों को ना कुछ तो ये चीज बताना चाहता हूँ कि संप्राप्ति का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। अपने ग्रंथों के हिसाब से हम संप्राप्ति समझते हैं, फिर पेशेंट में समझने का कोशिश करते हैं। तो संप्राप्ति की परिभाषा क्या बताए? यथा दुष्टेन दोषेन यथा चानु विसर्पता निवृत्ति रामस्या संप्राप्ति जागति रागति। मतलब शरीर में दोष दृष्टि कैसा हुआ है, दोषों का संचार कैसा हो रहा है। बोलिए सर, कुछ बोलना है ना भाई? व्याधि निर्मित के लिए संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग संप्राप्ति बोलते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि दोष और दुष्ट की समूर्चना होती है। समूर्चना होने के बाद दोषों का संचार होता है पूरे बॉडी में, उसके बाद में व्याधि निर्मित हो जाती है। तो ये व्याधि निर्मित होना, ये प्रक्रिया पूरा संप्राप्ति कहलाता है। संप्राप्ति के 6 भेद बताए हैं। संख्या संप्राप्ति, दूसरा प्राधान्य संप्राप्ति, विधि संप्राप्ति, विकल्प संप्राप्ति, बल संप्राप्ति, काल संप्राप्ति। संख्या में हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5। प्राधान्य में प्रधान कौन सा है, रोगों की उत्पत्ति में प्रधान दोष कौन से है, अप्रधान कौन से दोष हैं, ये हम लोग देखते हैं। विधि संप्राप्ति में हम लोग समान भाव धर्म के अनुसार संप्राप्ति का भेद देखते हैं। विकल्प में हम लोग दोषों के अनुसार संप्राप्ति के भेद देखते हैं, जैसे कि वातज पित्तज कफज कौन सा दोषों का है, विकल्प से हमें देखते हैं, ऑप्शनल रहता है। फिर बल से हम लोग व्याधि बल के अनुसार संप्राप्ति देखते हैं। और तीसरा छठवां होता है काल संप्राप्ति, व्याधि की उत्पत्ति वृद्धि और प्रशम में कौन सा काल किस टाइम का कैसा है, व्याधि की उत्पत्ति कब हुई, वृद्धि कब हो रहा है, प्रशमन कब हो रहा है, तो ये काल संप्राप्ति कहा गया है। इनका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। अगर हम लोग ये सब समझ जाते हैं तो हमें चिकित्सा करना बहुत इजी जाता है। आप लोग को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो मैं पढ़ाते रहूंगा। दूसरा बात है कि हम लोग बार बार हेतु सेवन का बात करते हैं, तो उसमें हम लोग विरुद्ध चीजों का बहुत ज्यादा बात करते हैं कि विरुद्ध अन्न खाया, विरुद्ध अन्न खाया। विरुद्ध अन्न की परिभाषा क्या बताइए? यद किंचित दोष मुत्क्लेश्य न हरे समासतः, मतलब ये आहार द्रव्य ऐसे खाए जाते हैं जो दोषों को
केवल उत्क्लेशित करता है पर उनको शरीर से बाहर नहीं निकालता, उसे विरुद्धाहार कहते हैं। विरुद्धाहार का संकल्पना जो है वो केवल और केवल आयुर्वेद में बताया गया है। आयुर्वेद में विरुद्ध जो है वो टोटल 18 टाइप के विरुद्ध बताए हैं और उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। 18 टाइप के विरुद्ध। पहला विरुद्ध है देश विरुद्ध। जैसे कि जंगल देश में कोई रह रहा है इंसान और उसने रुक्ष अन्न का सेवन बहुत ज्यादा किया तो उसको वो व्याधि जल्दी हो जाएगा। जंगल देश मतलब जहाँ पे बात पहले से ही है, हवा बहने वाला देश है, रुक्षता पहले से ही है और उसने रुक्ष आहार का सेवन किया तो वो उसके लिए विरुद्ध है। उसी तरह से आनुप देश है, जहाँ ठंडी का प्रदेश है, वहां पे अगर शीत स्निग्ध और ऐसे द्रव्यों का सेवन किया जाए तो वो देश विरुद्ध होता है। वो फिर कफ की व्याधियां और जल्दी होने की चांसेस रहते हैं। वहां पे हमें ऑपोजिट चीजें, जैसे आनुप देश में हमें खाना है तो रुक्ष चीजें खानी चाहिए, उष्ण चीजें खानी चाहिए। इसी तरह से काल विरुद्ध। काल विरुद्ध मतलब ठंडी का सीजन है और ठंडी चीजें खा रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है, बहुत ज्यादा विंटर आ गया है और उसमें अगर आइसक्रीम खाया जा रहा है तो ये काल विरुद्ध होता है। और उसी टाइम पे रुक्ष पदार्थों का सेवन करना। उसी तरह से उष्ण काल में गरम गरम बिरयानी खाना, गरम मसालेदार बिरयानी, पकोड़े वगैरह खाना जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो उससे व्याधि होती है, बवासीर वगैरह हो सकता है अगर बहुत ज्यादा खाया जाएगा तो ये काल विरुद्ध बताया है। उसी तरह से अग्नि विरुद्ध। 4 प्रकार की अग्नि बताइए। एक मंदाग्नि होती है, मंदाग्नि के विरुद्ध वैसे ही चीजें खाई जा रही है। अग्नि को मंद करने वाला, जैसे कि बहुत ज्यादा ठंडा पानी पिया जा रहा है, आइसक्रीम खाया जा रहा है, दही का सेवन हो रहा है मंदाग्नि में। इस तरह से तीक्ष्णाग्नि है और गर्म मसाले बहुत ज्यादा खाए जा रहे हैं तो वो तीक्ष्णाग्नि को और प्रदीप्त कर देगी। उसी तरह से विषमाग्नि है जो वायु की है, उसमें कभी भी खाया जा रहा है, कभी भी, और रुक्ष चीजें ज्यादा खाई जा रही है तो विषमाग्नि को और ज्यादा प्रदूषित कर देगा। उसी तरह से समाग्नि। समाग्नि जैसा है, उसको अपोजिट चीजें, मतलब जब भूख लग रही है तब ना खाना, और या फिर भूख लगी है लेकिन खा नहीं रहे या बिना भूख के खा रहे हैं, तो ये अग्नि विरुद्ध जो रहता है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। इसी तरह से मात्रा विरुद्ध। मात्रा विरुद्ध का मतलब ये होता है कि मधु और घृत का समान मात्रा में सेवन करना, ये मात्रा विरुद्ध होता है, ये विषकारी रहता है। इसके बाद में रहता है साथ में विरुद्ध। अगर किसी का साथ में नहीं है, अगर किसी को कटु रस साथ में नहीं है, तीखा खाने से उसको तकलीफ होती है या अम्ल रस खाने से तकलीफ होती है तो वो उसके, और तब भी वो खा रहे हैं तो उसको साथ में विरुद्ध होता है। और किसी को जैसे कि साथ में विरुद्ध, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट है तो अगर उसने डायबिटिक पेशेंट को मधुर रस साथ में नहीं है और उसने मधुर रस खाया और ठंडी चीजें ज्यादा खाई तो उसका कफ बढ़ेगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा, तो ये साथ में विरुद्ध है। इसी तरह से दोष विरुद्ध। वातादि दोषों के विरुद्ध आहार और विहार का सेवन। अगर उसको ज्वाइंट पेन है, किसी को बहुत ज्यादा ज्वाइंट पेन हो रहा है वायु की वजह से और उसने उसी टाइम पे बहुत ज्यादा रुक्ष चीजें खाई, चना खाया, मटर खाया, दाल खाए कच्चा कच्चा, तो उसको और ज्यादा ज्वाइंट पेन बढ़ जाएगा। इस तरह से पित्त अगर बढ़ा हुआ है, हाइपर एसिडिटी है और उसने बहुत ज्यादा गरम गरम चाय पी लिया और उसको ज्यादा, और वो भी कड़क चाय पी लिया, उसको और ज्यादा एसिडिटी बढ़ जाएगा, हार्ट बर्न होने लगेगा। तो ये दोष विरुद्ध नहीं खाना। और किसी को सर्दी जुकाम है और उसने आइसक्रीम और खा लिया, दही बहुत ज्यादा खाया, अमरूद खा के पानी पी के, तो उसको और ज्यादा तकलीफ होगी, तो इसको बोलते हैं दोष विरुद्ध। इसी तरह से होता है संस्कार विरुद्ध। संस्कार विरुद्ध का मतलब है कि मोर का मांस एरंड की लकड़ी में भूंज कर सेवन करना, ये संस्कार विरुद्ध होता है। या फिर संस्कार विरुद्ध ऐसा चीज होता है कि बहुत ज्यादा दही को गर्म करके खा रहे हैं। दही को गर्म करके कभी नहीं खाना चाहिए। हम उसमें कुछ द्रव्य डाल के कढ़ी बना के ले सकते हैं, लेकिन दही को बॉईल करना संस्कार विरुद्ध होता है, उससे व्याधियां होती है। या फिर ऐसा बोलते हैं कि मंदक दही, दूध से दही नहीं बना है, कच्चा ही है और उसका सेवन करेंगे, मंदक दही, कच्चा दही, अभी दही पूरा नहीं बना है और उसका सेवन कर लिया जाए तो बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं। इसी तरह से वीर्य विरुद्ध। वीर्य विरुद्ध का मतलब होता है कि शीत द्रव्यों के साथ उष्ण द्रव्यों का सेवन करना, जैसे कि आइसक्रीम भी खा रहे हैं और गरम गरम कॉफी भी पी रहे हैं, ये वीर्य विरुद्ध होता है। या फिर बहुत ज्यादा ठंडी चीजें खा रहे हैं और गरम गरम चाय पी रहे हैं, ये वीर्य विरुद्ध होता है, इससे व्याधियां होती हैं। इसी तरह से कोष्ठ विरुद्ध। कोष्ठ विरुद्ध का मतलब है कि क्रूर कोष्ठ वाले को कल अल्प मात्रा में खाना दे रहे हैं, मंद वीर्य वाले और मल विबंध कर आहार दे रहे हैं, उसका क्रूर कोष्ठ है पहले से और उसको और ऐसी चीजें दे रहे हैं कि और कॉन्स्टिपेशन हो। या मृदु कोष्ठ वाले को बहुत ज्यादा मात्रा में
अधिक मात्रा में गुरु और भेदन करने वाले द्रव्य दे रहे हैं, मतलब मृदु कोष्ठी पेशेंट है और उसको इच्छा वृद्धि जैसे द्रव्य दे दिया तो उससे और ज्यादा लूज मोशन होगा। तो ये होता है कोष्ठ विरुद्ध, उसको बहुत ज्यादा हाई पावर की दवाइयां नहीं देनी जिससे लूज मोशन होने लगे। इसी तरह से होता है अवस्था विरुद्ध। अवस्था विरुद्ध मतलब किसी ने बहुत ज्यादा परिश्रम किया, दौड़ के आया और उसको बहुत ज्यादा वातवर्धक चीजें दे दिया, जैसे आइसक्रीम दे दिया तो उसका वायु और हो जाएगा। परिश्रम करके आया और उसका मतलब वो सांस फूल रहा है और उसको आइसक्रीम दे दिया तो अवस्था विरुद्ध होता है। या किसी ने मैथुन किया और उसको और पॉर्न वीडियोस दिखा दिया तो वो अवस्था विरुद्ध होता है। या एक्सरसाइज किया है तो उसको और बोले कि और दौड़ के आओ, अब ये अवस्था विरुद्ध होता है, इससे और ज्यादा व्याधियां होती हैं। इसी तरह से क्रम विरुद्ध। क्रम विरुद्ध मतलब मल मूत्र का त्याग नहीं किया है और खाना खाने लगे, या भूख लगा है, बहुत ज्यादा भूख लगा है तब भी खाना नहीं खा रहे, और या फिर बिना भूख के खाना खा रहे हैं, ये क्रम विरुद्ध बोला है, इससे भी व्याधियां होती हैं। इसी तरह से परिहार विरुद्ध मतलब अगर किसी ने सुअर का मांस खाया है, वराह का मांस खाया है, उसके बाद में ठंडी चीजें खा रहे हैं, चाय कॉफी पी रहे हैं, तो ये होता है परिहार विरुद्ध। इसी तरह से होता है उपचार विरुद्ध। उपचार विरुद्ध मतलब किसी ने बहुत ज्यादा घृतपान किया है, हम लोग जैसे वमन विरेचन के टाइम पे उपचार करते हैं, घृतपान कराते हैं, और उसी टाइम पे ठंडा पानी पी लिया, चिल्ड वाटर पी लिया, तो ये होता है उपचार विरुद्ध, इससे व्याधियां होती हैं। इसी तरह से होता है पाक विरुद्ध मतलब कच्चा कच्चा अगर चावल कोई खा रहा है या बहुत ज्यादा पका हुआ खा रहा है, बहुत ज्यादा सड़ा हुआ जला हुआ खा रहा है, तो ये पाक विरुद्ध चीजें खाने से भी व्याधियां होती हैं। इसी तरह से संयोग विरुद्ध। संयोग विरुद्ध मतलब खट्टा रस के साथ दूध का सेवन, अचार का सेवन कर रहे हैं या फर्मेंटेड चीजें खा रहे हैं और दूध का सेवन कर रहे हैं, इससे व्याधियां होती हैं, संयोग विरुद्ध। इसी तरह से हृदय विरुद्ध मतलब मन के अननुकूल आहार का सेवन, कुछ खाने में चीज पसंद नहीं है लेकिन हम लोग कहीं जा रहे हैं और खाना पड़ रहा है, तो वो होता है हृदय विरुद्ध। इसी तरह से होता है संपद विरुद्ध मतलब एक ही रस का सेवन करना या ऐसा फ्रूट खाना जो पूरी तरह से सड़ गया है, लेकिन हम जैसे केला है सड़ गया है और उसको खा रहे हैं, तो होता है संपद विरुद्ध। जो केले का नॉर्मल टेस्ट होना चाहिए वो ही केला का सेवन करना है, सड़ा हुआ नहीं करना है, और वो खा रहे हैं तो उससे व्याधियां होती हैं, उसमें छोटे छोटे जर्म्स और कीड़े आ जाते हैं। इसी तरह से वीर विरुद्ध, सॉरी विधि विरुद्ध। विधि विरुद्ध मतलब सबके साथ में खाना खा रहे हैं और बहुत सारे लोग होते हैं कि एक ही प्लेट में सब लोग साथ में खाना खाते हैं, और साथ में खाना जो है वो सभी का जूठा खाना खा रहे हैं, एक साथ जूठा और बासी खाना खा रहे हैं, ये होता है विधि विरुद्ध। ऐसा खाने से भी व्याधियां होती है, ग्रहणी दृष्टि होती है। अभी आप लोग का कुछ अनुभव वगैरह है तो आप बताइए। अनुरिता मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या, कोई केस के बारे में बोलना चाहती हैं या कुछ हेतु या कुछ बोलना चाहते? अनुराग कुमार जी बोलिए प्लीज। हेलो। हाँ प्रणाम सर, बताइए। अनुरिता मैम का आवाज ही नहीं आ रहा। सर बहुत यहाँ पे डिस्टर्बेंस आपको सुनाई देगा। हाँ जाने दीजिए सर, कल केस डिस्कस करते हैं, लंबा केस है। ठीक है। आपने बहुत अच्छा किया सर, ये विरुद्ध वाले जो चीजें, क्योंकि ये सारी चीजों में हम कैटेगराइज कर सकते हैं हेतु को। ठीक है, बहुत अच्छा। अभी और कोई बताना चाहते हैं? अनुराग कुमार जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? अनुराग कुमार जी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सर सकते हैं। सर शीत पित्त ही एलर्जी में आएगा सर ये शीत पित्त? शीत पित्त का क्या बोल रहे हैं? शीत पित्त क्या एलर्जी में आएगा सर ये? हाँ जरूर आता है ना, शीत पित्त तो आता ही आता है। सर इसमें अपन ने सर एक महिला का ट्रीटमेंट किया था। हाँ लेकिन उसको सर आराम हो गया था, लेकिन फिर से हो रहा है उसको सर। 15 दिन के लिए ठीक हो जाती है, फिर हो जाता है उसको हाँ, सर। तो उसमें ऑपोजिट चीजों का सेवन हो रहा है क्या, जैसे कि एसी में नहीं सर, बैठ के धूप में जाना? नहीं सर एसी तो है नहीं उनके घर में। ऐसा कुछ नहीं है मैं सर, वो एक ही चीज खाना भी नहीं बोल सर। रहा हूँ सर, मैं एक ही क्या चीज सर? नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे सर, चीजें बोल रहा हूँ कि ऑपोजिट चीजों का सेवन हो रहा है क्या, जैसे कि फ्रिज का पानी पिया और उसके बाद में चाय पी लिया, या ऐसे आपको निकलना है, मैं नहीं निकलूंगा, आपको निकलना है, या फिर कॉफी अ, पी के फिर इस- ठंडा चीज ले रहे हैं। सर कोई भी ऐसा विपरीत हेतु नहीं निकला सर उसमें, नहीं ऐसे नहीं कुछ होगा भी सर। नहीं। हाँ, सिर्फ थायराइड है सर उनको। थायराइड से शीत पित्त का क्या संबंध है? तो वही मैं पूछ रहा था, इससे संबंध बिना नहीं है बीज सर, ये के पूछ। वृक्ष होता है क्या सर? नहीं सर, कभी नहीं हो सकता। तो सत कार्यवाद में ऐसा होता है कि सत से सत की उत्पत्ति होती है, तो इसीलिए आपको जरूर निकालना पड़ेगा
कि क्या हेतु है जिसकी वजह से बार बार हो रहा है। आपको हेतु निकालना पड़ेगा। आप ना केस सर। पेपर जो है वो लीजिए और फिर केस टेकिंग नहीं करिए। नहीं, बिल्कुल सर, मैं सर केस पेपर उसको डाउनलोड कर लिया है। गर्म पानी मैं से इसको नहा के निकाल के, ठंडे में आती हैं क्या? नो सर, ऐसा धूप में आके फिर ठंडा पानी पीती हैं? नहीं सर, ऐसा भी नहीं है। मैं नहीं सर एक काम ऐसे करता हूँ, कल आपसे बात करता हूँ और हाँ पूरा निकाल के सर, हेतु हेतु निकाल के उनका पूरा। ठीक है। अनुरिता मैम क्या सर बोल रही सर थी आप? प्रणाम सर। सर जो शाम को दही खाना हम बोलते हैं, वो किस वजह से हम रात को खाने के लिए नहीं बोलते? वो कौन से क्योंकि विरुद्ध रात धर्म में में ठंडी आएगा? होती है। रात जो होता है वो हाँ चंद्रमा का रहता है, ठंडी का टाइम कफस। है। हाँ हाँ। उसमें हृदय बंद हो जाता है, मतलब उतना फोर्सफुली पंपिंग नहीं करता है। और जब हम दही ओके, खाएंगे तो दही अभिसंधि होता है। अभी अभिसंधि संधि मतलब है। बहुत ज्यादा पानी पानी छोड़ता है। बराबर पूरा बराबर। बॉडी में स्त्रोतोरोध करता छाछ है। पिए तो भी कुछ लोगों को तकलीफ होती है सर, जबकि छाछ तो बोला गया, लेकिन छाछ पीने से भी कुछ लोगों को तकलीफ होती है, अस्थमा की है तो वो या छाछ में फिर कोष्ठ के पानी कितना डाले? मंथन संस्कार किया है क्या? मंथन संस्कार से। हाँ बराबर। सर एक और मुझे पूछना था, मेरे अक्रॉस जितने भी पेशेंट आईसीयू में आते हैं या लास्ट स्टेज में क्रिटिकल इलनेस में आते हैं या एंटर होते हैं कार्डियक पैथोलॉजी में या फिर कार्डियक अरेस्ट में या फिर लिवर फेलियर में, जहाँ पे टोटल अनूरिया बेड के, सर ये मैं किस विरुद्ध में पकड़ूं? क्योंकि आई हैव सीन 80% ऑफ माय केसेस इनटू आईसीयू, अदर केसेस आल्सो। जैसे अभी कल मेरे पास में जो केस संडे को मेरा जो पुणे का ओपीडी था, उसमें शी वाज जस्ट 40 इयर्स एज पेशेंट। पता नहीं उसको बुखार वगैरह कंट्रोल नहीं हुआ, तो 1-2 महीना बुखार का ट्रीटमेंट चला। आपके कमांड हॉस्पिटल की केस है सर। वहां पे उसको बताया गया कि पायरोक्सिपीओ उसका ट्रीट हुआ, फिर 2-3 महीने में उसका बुखार कम हुआ। फिर तीसरे महीने में जब फॉलोअप को गई तो उन्होंने सीधा बताया कि आपके बचपन से कुछ हार्ट में प्रॉब्लम है। उन्होंने जब मुझे फोन पे बताया तो मेरी एक्चुअली स्टूडेंट की केस है ये, तो मैंने उनको बोला कि एएसडी वीएसडी था क्या, तो बोले नहीं। फिर मैंने उनके रिपोर्ट्स मंगाए तो उनको वॉल्वुलर डिसीज करके ऑपरेटिव सजेस्ट किया। अभी व्हाई दिस वॉल्वुलर डिसीज हैपन, कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं, रिपोर्ट नहीं, लेकिन उनको ऑपरेटिव सजेस्ट किया। लेडी बहुत स्ट्रांग थी, वो बोली मुझे ऑपरेटिव नहीं करना है, तो एएमए डिस्चार्ज कमांड हॉस्पिटल से लिया गया। लेकिन उनके हस्बैंड सूबेदार है, तो 1 महीने के बाद में उनका मन हुआ, फरवरी में उनको डिस्चार्ज दिया था, दिसंबर जनवरी उनका बुखार था, सितंबर में उनको पहली बार बुखार हुआ था जो कम ही नहीं हुआ था, तो टेम्पररी वगैरह ट्रीटमेंट से वो चला। दिसंबर में उनको एडमिट किया गया, फिर जो भी मॉडर्न की ट्रीटमेंट है उसकी वजह से। तो पहले तो वो शी वाज नॉट अ हार्ट पेशेंट। फिर डायग्नोसिस हुआ जनवरी फरवरी में, जब उनको ऑपरेटिव सजेस्ट किया गया वॉल्वुलर डिसीज, और उसके लिए इमीडिएट ऑपरेशन करने के लिए बोला गया। जब वो नहीं बोले, मार्च में फिर से उसके हस्बैंड बोले कि भाई भाई कमांड हॉस्पिटल है और जब डॉक्टर बोले तो करा लेते हैं। सर वो ऑपरेटिव टेबल पे भी नहीं गई थी। जैसे हम सारा जीसी वगैरह नॉर्मल करके जो हमारा ये चलता है ना प्रिपरेशन, उस इसमें उसको पता नहीं क्या जैसे हम नॉर्मल लाइन डालते हैं आईवी फ्लूइड्स के लिए, उसको सीधा सेंट्रल लाइन डाला सर। नॉट सीरियस, इन मेरे पास में वीडियो है सर, आई हैव ऑल राइट अप्स वगैरह। उसको जैसे ही सेंट्रल लाइन डाला, आई डोंट नो बट शी वेंट इनटू डिस्ट्रेस, उसको डायरेक्ट ब्रेन में हेमरेज हुआ। उसको ब्रेन मतलब कुछ उसकी जैसे हम बोलते हैं ना मर्माघात होने के बाद के लक्षण, इमीडिएटली शी वेंटेड इनटू सीरियस कंडीशन। उसको 1 तारीख को ये हुआ और 3 तारीख को इमरजेंसी उसको ऑपरेटिव पे लिया गया। उन्होंने बताया कि ब्रेन में ब्लीड कंट्रोल नहीं हो रहा है, और सीधा क्रैनियोटॉमी सर। मैं एवरी दिस केस वाज सच अ ब्रेनस्टॉर्मिंग कि मैं मतलब एक ही दिन पुणे में मेरा पूरा आधा दिन मेरा इस केस में चला गया, क्योंकि वन ऑफ अ जूनियर स्टूडेंट वाज विद मी सर। उसका क्रैनियोटॉमी किए करने के बाद में कंप्लीट जो है राइट साइड पैरालिसिस है, अभी वो चल नहीं पाती। यंग 42 इयर्स भी नहीं है उसके, 41 इयर्स है पेशेंट के। और मैंने पूछा कि वॉल्वुलर डिसीज का क्या हुआ, क्योंकि उसकी वजह से शुरुआत हुई। उनके किसी पेपर में वॉल्वुलर डिसीज या सर्जरी, उनको सर्जरी के लिए लिया गया था बाद में, लेकिन ये क्रैनियोटॉमी करने के बाद में क्या हुआ क्या नहीं, उनको अभी याद आया कि भाई वॉल्वुलर डिसीज का। मैंने बोला कुछ तो रिपोर्ट होगा, तो अभी उनको रिपोर्ट्स वगैरह मांगे। दिस एवरीथिंग वेंट ऑन इनटू कमांड हॉस्पिटल, जहाँ पे जिस डॉक्टर ने दिया, ही वाज नॉट एनेस्थेटिक, ही वाज नॉट सर्जन, जिसने सेंट्रल लाइन डाली, दिस वाज मेडिसिन मेडिकली इंड्यूस्ड कॉम्प्लिकेशन। पेशेंट एक्चुअली बची है, वो उसका लक फैक्टर है, क्योंकि क्रैनियोटॉमी के बाद में उसको हेमिप्लेजिया वगैरह बाकी का हुआ।
अभी मैं उसको जो है सारे रिपोर्ट्स के साथ में, क्योंकि विदाउट रिपोर्टिंग मैंने सिर्फ उसको एक अंगवीर, आमपाचक, देन हल्का मृदु विरेचक दिया है, त्रिवृत अवलेहम दिया है, और अभ्यंग के लिए जो है एक पेराली ऑयल करके आता है वो ऑयल दिया है। नस से दिया बिकॉज पेशेंट बहुत घबराई हुई है। वो सिर्फ एक ही बोलती, मुझे कोई सुई नहीं लगाने का, मुझे कोई ये नहीं लगाने का, क्योंकि उसको जो अटैक है, मतलब जो सेंट्रल लाइन डालने के पहले 10 मिनट पहले का वीडियो है मेरे पास में। शी वॉज वेरी हेल्दी, पीएफटी वगैरह कर रही थी, तो उसका कोई उसको मतलब बोलते हैं ना कि एनोरेक्सिया या डिस्निया या फिर ब्रेथलेसनेस, ऐसे कोई सिम्टम नहीं। क्यों सेंट्रल लाइन लिया गया ये भी मालूम नहीं। एंड ही वाज जस्ट अ जनरल, आई थिंक कोई लेफ्टिनेंट करके डॉक्टर होंगे वहां के, बट ही वाज नॉट एनेस्थेटिस्ट। यूजुअली सेंट्रल लाइन इज नॉट बीन ऑप्टेड बाय एनी ऑफ द नॉर्मल कंसल्टेंट। यूजुअली ही शुड बी EMS, मतलब इमरजेंसी मेडिकल सर्विस में उसका ये होना चाहिए, आईसीयू मैनेजमेंट में होना चाहिए। एटलीस्ट सर्जन और एनेस्थेसियर उसी को परमिशन देता है। अभी क्रेनियोटोमी के बाद में इसमें पैरालिसिस में तो पहुंच गई, लेकिन अभी इतनी डरती है वो कि उसको मैं नस भी ठीक से नहीं ले पा रही थी। फिर भी मैंने धारा नस से किया, एटलीस्ट बीपी उसका कंट्रोल्ड है। व्हेन इट वाज डन उसका बीपी 200/170 था। अभी सर ये सारी चीज में जो ड्रग इंड्यूस्ड विरुद्ध, जैसे हम विरुद्धाहार के मैं सारी चीज सुन रही थी आपका, तो हम उसको मेडिसिन इंड्यूस्ड कॉम्प्लिकेशन को किस में डालेंगे? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आईसीयू में 60 to 80% जो डेथ्स होती है वो बिकॉज एनी ऑफ द ड्रग, किसी ना किसी ड्रग से मिसमैच करके या क्रॉस ये करके, बिकॉज दे आर केमिकल्स, दे प्ले विद योर सेंट्रल लाइन, दे प्ले विद योर पोंटाइन, जो भी आपका मिड ब्रेन है उसकी फंक्शंस है, दे प्ले विद योर जो ब्लड का कोएगुलेशन फैक्टर है। सो हम इस सारी चीज को टेक्निकली छोड़ते, अगर हम सिर्फ विरुद्ध इसके बारे में बोलेंगे तो हम कैसे विचार करें इसका? क्योंकि मेरे अक्रॉस काफी केसेस, आई लॉस्ट माय मदर इनटू दिस, आई हैव सीन लॉट ऑफ केसेस इन फ्रंट ऑफ, कि जो पेशेंट तो गया है किडनी फेलियर या किसी डायग्नोसिस के लिए, और वो उसका डेथ का रिपोर्ट आता है कार्डियक अरेस्ट या अनूरिया किडनी फेलियर एंड entered into cardiac arrest. So this is the death due to drug side effect. तो इसको हम किस विरुद्ध इसमें डालेंगे? आपने जितने भी बताए, संयोग विरुद्ध नहीं, विरुद्ध नहीं, उपक्रम विरुद्ध बोलेंगे ना, वो तो ट्रीटमेंट ही गलत है ना। ट्रीटमेंट सर अभी ऐसा होता है कि एक सर बीमारी को हमारे ठीक हिसाब करें, से वो तो दूसरा- आयुर्वेद वालों को खड़ा भी नहीं विरुद्ध करते, नहीं बोलेंगे हम। परमिशन भी नहीं देते। हाँ विरुद्ध नहीं बोलेंगे हम, इसको ट्रीटमेंट ही ऐसा बोलेंगे कि एक रॉन्ग ट्रीटमेंट है, एक चीज ठीक कर रहे हैं और दूसरा बीमारी हो रहा है। सर अभी जो इतना फील होता है, वो 2 सूबेदार आए थे मेरे पास में जब संडे को, तो वो इतने हताश हो गए थे बिकॉज पेशेंट, और जो मेन चीज मैं जब पूरा कंसल्टिंग मेडिसिन वगैरह लेके जा रहे थे, जस्ट मुझे क्लिक हुआ, मैंने बोला वो वॉल्वुलर डिसीज का क्या हुआ, उसका कुछ मुझे कागज नहीं देगा, दैट इज अनुत्तरित ओनली। अभी उनको फिर से अगले सैटरडे को बुलाया है पूना में। ठीक है, आदित्य सर आप कुछ बोलेंगे इस बारे में जो अनुरिता मैम बोल रही हैं? ये ले गई बहुत कुछ जान और जलता के है लिए? सर। जी हाँ सर, मैम सेंट्रल लाइन एक्चुअली में कोई भी डॉक्टर डाल सकता है, उसके लिए एनेस्थेटिस्ट या ईएनएस का स्पेशलाइजेशन मैंडेटरी नहीं है एक्चुअली में। और एज पर माय नॉलेज नहीं Okay. कोई भी डाल सकता है, एमबीबीएस पास कोई भी डाल सकता है। और दूसरी चीज मैम, ये जो आपने बोला कि ये सेंट्रल लाइन के वक्त क्या जीए दिया हुआ था? मैं वही तो बता रही हूँ सर कि पेशेंट का 10 मिनट पहले का वीडियो मैंने देखा है, प्लस मैंने पेपर्स देखे उनके, अभी वो भी सूबेदार है, होशियार है। तो सर जब पेशेंट लैंड हुई कॉम्प्लिकेशन में, तो एक्चुअली इट वाज सेंट्रल लाइन इंड्यूस्ड हिमोरेज एंड ब्रेन में जो भी चेंजेस हुए, लेकिन जब उनका मैम, मैंने ये हो पेपर सकता दिखा, है, ये हो सकता है कि अगर वो सुनिए valvular ना heart मेरा disease कंप्लीट की- होने दीजिए सर। जब मैंने उनका पेपर देखा उसमें था कि इंट्यूबेशन वाज डन, पेशेंट कुड नॉट टेकन AMA डिस्चार्ज 2 months बिफोर एंड शी डिडंट ट्रीट फॉर वॉल्वुलर डिसीज। उन्होंने ये सारी केस द अनऑपरेटिव वॉल्वुलर डिसीज की वजह से शी हैज एंटर्ड इनटू सेरेब्रल पाल्सी एंड एवरीथिंग, ऐसे लिखा, जो मेरे बिल्कुल माइंड को ये नहीं करता है। और ये मैम, पैनल अगर नहीं कि मैं उसको valvular पेपर शेयर करूं। मैम अगर valvular disease का पेशेंट है तो यस, उसको हीमोरेज हो सकता है, ब्रेन हीमोरेज हो नो सकता है। सर, नो और सर, इट विल नेवर बी इंस्टेंट, कॉमन इट विल बी कॉम्प्लिकेशन स्पेशली अगर सर बॉडी वॉल्वुलर डिसीज। स्ट्रेस पे अच्छा, जाती आप है। वॉल्वुलर डिसीज कैसे डिटेक्ट करेंगे सर? पेशेंट आपके पास में फीवर लेके आया है, आप हार्ट वॉल्वुलर डिसीज है, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे कि जिसके ऊपर से आप निष्कर्ष इको। निकालेंगे? हाँ इको करेक्ट।
देयर इज नो इको, देयर इज नो इको। अच्छा, आप कब बोलेंगे कि वॉल्वुलर डिसीज की वजह से ब्रेन हुआ है? इसका जो भी ब्लड कोएगुलेशन फैक्ट मतलब पीटीआईएनआर या कुछ चेंजेस होने चाहिए, तभी तो ब्लड नहीं हेमोरेज। मैम, एक्चुअली मैं वॉल्वुलर डिजीज में क्या है, जैसे पेशेंट वाज ऑन एनी मेडिकेशन मैम? नॉट एट ऑल सर, पेशेंट हैड नो एनी हिस्ट्री ऑफ बीपी और वॉल्वुलर नहीं नहीं डिसीज और नहीं, एनी, पेशेंट वॉल्व, अच्छा अच्छा, पेशेंट को नो वॉल्वुलर मेडिसिन, डिजीज की हिस्ट्री नहीं है, अभी अभी पता चला बिल्कुल है, पहले हिस्ट्री नहीं नहीं। पता। तो वही मैं अच्छा बता अच्छा, रही हूँ पेशेंट सर, का मुझे लगा शायद मेरा पेशेंट का एज डायग्नोसिस क्या है? गलत हो। पेशेंट इज जस्ट पेशेंट का 40। एज 40। 40? अच्छा अच्छा, हमारे सर वॉल्वुलर ने डिजीज ज्वर में मैम, सिखाया था। हाँ, तो वॉल्वुलर डिजीज में एक्चुअली में सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस हो सकती है, उसके बाद सेकेंडरी ब्लीड हो थ्रोम्बोसिस हो सकती है, सकता है, इवन पल्मोनरी भी होता है, एम्बोलिज्म होता है, लेकिन ये सेंट्रल हीमोरेज लाइन भी हो डालने के सकता है। बाद में, हाँ जी, सेंट्रल लेकिन लाइन दिस डालने से वाज मैम जो जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो, जैसे कभी कभार लंग में पंचर हो जाता है प्लूरा में, तो अपर लोब ऑफ लंग में, लेकिन उससे ब्रेन में हीमोरेज नहीं होता है मैम। या मेरे पास में सारे रिपोर्ट, लेकिन उन्होंने जो केस फॉरवर्ड की वो बहुत अलग है। मैं जरूर अरविंद सर से मुझे पर्सनली डिस्कस करना था, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। और अरविंद सर मेनली क्या है कि जब ये ऐसी कंडीशन रहती है, अभी देखिए पेशेंट डिसेबल्ड, पेशेंट चल नहीं पा रही, बेटी 12th में है, सिर्फ उसकी जिज्ञासा इतनी तीव्र है कि नहीं मुझे जीना है और मैं ठीक होना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक भी दिन हॉस्पिटल नहीं रहूंगी। वो पंचकर्मा के लिए भी रेडी नहीं। जब मैं उसको नस दे रही थी, उसकी पूरी फैमिली को खड़ा किया था। मुझे 2 घंटा सिर्फ उसको सेटल करने में और नस्य देने में लगा था, क्योंकि अगर नस्य गया, क्योंकि उसका कंप्लीट जस्ट फ्रेश 3 महीने पहले ही सर्जरी हुआ है, तो ऐसे इसमें धारा नस्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो भी मैंने सोचा नहीं। बट पर्सनली मैंने हाफ ऑफ द शिरोभ्यंग करके थोड़ा सा स्टिमुलेशन देके धारा नस्य दिया, सिंपल शिरबला से। वो उसको शुरुआत में तकलीफ हुई, लेकिन उसके बाद में शी हैड अ वेरी गुड सूदिंग। लेकिन वो अल्फा स्टेट में नहीं गई। मैंने यूजुअली मेरा माइंड हीलिंग जब रहता है तो पेशेंट अल्फा स्टेट में जाता है, शी डिडंट गो इनटू दैट। और प्राणायाम भी बोला है मैंने, लेकिन मुझे मालूम है पेशेंट बहुत डरी हुई है। और दूसरी चीज ये कि आपने एक ज्वर सिखाते वक्त में कुछ रेफरेंसेस मुझे, मतलब मुझे फिर से वो वीडियो सुनने पड़ेंगे आपके। आपने ज्वर की संप्राप्ति बताते वक्त में बताया था कि अगर धातुगत ज्वर अवस्था है, तो धातुगत ज्वर अवस्था की कोई कंडीशन में वॉल्वुलर डिसीज या थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ऐसे कुछ सोच सकते हैं क्या? क्योंकि मुझे वो फिर से सुनना पड़ेगा। आपने बहुत पिछले 2 साल पहले ज्वर लिया था, पूरा कंप्लीट ज्वर का ये लिया था। तब से मैंने, मतलब मैं हिस्ट्री में हमेशा ये देखती हूँ, कोई भी ऑटो इम्यून डिसीज या कोई भी नर्वन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, तो मैं उसको ज्वर की संप्राप्ति पूछती हूँ। जैसे अभी इनफर्टिलिटी वगैरह के पेशेंट है, तो उनको मैं मीजल्स और इसकी हिस्ट्री, चिकन पॉक्स की हिस्ट्री मिलनी ही चाहिए अगर पेशेंट इज हैविंग सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम विद स्पर्म काउंट और एनीथिंग। तो वैसे इसका पूछना था मुझे। किसी के पास में सर के ज्वर के अगर ये रहेंगे तो प्लीज लिंक जरूर भेज दीजिएगा ग्रुप में। आप लोग बात करते रहिए, मेरे इधर बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, मेरे को कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है आप लोग क्या बात कर रहे हैं। मैं बस यहाँ पे हूँ, अरे लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता। क्या है, बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं। आदित्य सर आप बोलिए, क्योंकि आपने बोला है कि ये जब पेशेंट को कोई हिस्ट्री नहीं है तो उसको वॉल्वुलर डिसीज का डायग्नोसिस करके सर्जरी, कौन सी ऐसी इमरजेंसी सर्जरी होगी कि जो पोस्ट टेम्परेचर या पोस्ट लॉन्ग स्टैंडिंग पीयू हो, इसके बाद में द सर्जरी विल बी गिविंग द आंसर? ये मुझे थोड़ा क्वेरी था। मैम आपको मैं कुछ इतना समझाऊं कि 40-year-old फीमेल है, उसको पायरोक्सिया अननोन ओरिजिन था, उसके लिए वो एडमिट हुई है, और प्रोबेबली क्रोनिक डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस, किडनी में कुछ चेंजेस होंगे, इसके लिए उसको सेंट्रल लाइन डाली, इतना समझाओ। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेनली मेरे हिसाब से पेशेंट का वॉल्वुलर अगर डिसीज रहता है तो सर वॉल्वुलर स्टेनोसिस रहता है, या वॉल की जो लिफलेट्स है, वो लिफलेट्स जो भी है जैसे हम संधिगत वात या संधिवात बोलते हैं, वैसे वहां पे जो भी है वो रिगर्ज वगैरह दिखता है। तो यूजुअली ये 2D को सी पता चलता है, राइट? और दूसरी चीज, अगर उसका ट्रीटमेंट कुछ चल रहा है जिसमें ब्लड थिनर है, आप मुझे, मैं गलत हूं तो मुझे बता दीजिएगा सर, क्योंकि मे बी कि आई एम नॉट मैं हिस्ट्री मॉडर्न में मेरा समझाऊं कि 40-year फीमेल, पायरोक्सिया अननोन ओरिजिन, और ना वो ना ना, नो किडनी उसको इन्वॉल्वमेंट, सेंट्रल लाइन नो के लिए एनी, admit-
नहीं सर, वो पेशेंट चलते हुए गई है, उसको बुखार की हिस्ट्री थी, बुखार के लिए उसने ट्रीटमेंट किया। जब बुखार ठीक नहीं हो रहा था 2 महीने के बाद में जब वो ठीक हुए, तो डॉक्टर बोले इनको वॉल्वुलर डिसीज है, उनको ऑपरेशन कराइए। अब मेरे अच्छा, आज तक डॉक्टर की ने बोला कार्डियक था मेरी जो ऐसा? प्रैक्टिस है, हाँ मेरी जो कार्डियक हाँ, प्रैक्टिस है, उसमें टू माय नॉलेज वॉल्वुलर हार्ट डिसीज इन्वॉल्व्स रिगर्ज, स्टेनोसिस और एट्रेजिया, बाकी कुछ भी नहीं रहता है हम्म, सर। जो भी अगर आप बोल रहे थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, आई हैव नेवर सीन कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इज अ कॉम्प्लिकेशन इनटू वॉल्वुलर डिसीज। यस, अगर नहीं, पेशेंट का कुछ ब्लड थिनर चालू है, वार्फ चालू है, या लॉन्ग स्टैंडिंग कुछ मेडिसिन चालू है, then there can be the complication called thromboembolism or pulmonary embolism or something like that, but I never नहीं seen मैम, a case। स्टीनोसिस yeah, अभी रिगर्जिटेशन ध्यान, में मैम क्या होता है, इट कॉजेज थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, उसको बचाने के लिए हम चालू करते हैं दवाइयाँ। right, इफ वी लेकिन डोंट patient was स्टार्ट not एनीथिंग, declared, ना she was not declared this thing sir, it is all of a sudden हार्ट वॉल डिसीज है और ऑपरेटिव के लिए बोला गया है। मेरे पास में सब कागज है ना सर, मैं वही सारी चीज, हाँ कंजेनाइटल अगर है तो भी देर आर चांसेस कि शी इज टेकिंग सम लॉन्ग स्टैंडिंग माइटल वॉल प्रोलैप्स है, बाइकस्पिड प्रोलैप्स, एओर्टिक वॉल प्रोलैप्स है, या कभी कभी मैम मार्फन सिंड्रोम में मैंने, उसको मरमर स्टेज से मरमर सुना होगा मैम, इसलिए बोला था। नहीं नहीं सर देखिए, अगर पेशेंट इतना कॉम्प्लिकेटेड वॉल्वुलर डिसीज होगा तो द person who's healthy, who doesn't have any breathing problem, who's eating well, who's moving well, उसको सेंट्रल लाइन डालना गलत होता है। आप पेरिफेरल लीजिए, आप फिमोरल लीजिए, आप बाकी का लीजिए, रेडियल लीजिए, अगर आपका नहीं होता है तो आप कट करके भी ग्राफ डाल के कर सकते हैं, बट सेंट्रल लाइन इज ऑलवेज आई हैव सीन इन डिफरेंट कंडीशन। तो शायद मेरे नॉलेज में नहीं होगा, इसलिए मुझे लगा कि आप मैम देखते हैं ऐसे केसेस। मैम उसको सेंट्रल लाइन, मैम अगर वॉल्वुलर डिजीज को प्रेशर वेशर नापने के लिए सेंट्रल लाइन डाला होगा, सेंट्रल वो नहीं आर्टेरियल सर, वेनस वही तो प्रेशर मैं बता नापते रही हैं ना, हूँ। उसके लिए डाला होगा। हाँ हाँ, उसके पता लिए नहीं दे सर। माइट बी सिक्योरिंग कि वेदर शी रिक्वायर्स ऑपरेशन और नॉट, उसके लिए वो वीनस प्रेशर आर्टेरियल प्रेशर वो स्ट्रेस में देखते ना, उसके लिए क्योंकि उन्होंने मैंने वो सब सेंट्रल कर लाइन का डाला। निमोथोरैक्स, हेमाटोमा, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, ये सारा चीज देखा है सर इनटू है, बट व्हेन पेशेंट इज पूरी तरह से कैथेटराइज है, पूरी तरह से बेडरिडन है, एक एंड मिनिमाइज सेंट्रल सेंट्रल लाइन लाइन डजंट कॉजेज एसोसिएटेड, हेमोरेज, सेंट्रल लाइन डजंट कॉजेज सेरिब्रल हेमोरेज, यस, so it valvular दैट्स व्हाट disease आई can वाज cause आई that, वांट। valvular disease can या cause नहीं, क्या होता है, कैथेटर मालफंक्शन हो जाता है या सेंट्रल वेनी स्टेनोज हो जाती है, फिर थ्रोम्बोसिस में चली जाए, कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन हो जाए, दैट वी कैन अंडरस्टैंड, बट पर्सन who did central line, who inserted central line, and within few seconds the BP shooted with 200 and 170, it will surely go for मैम, it is जिसे possible, बोलते it is possible, ये हो सकता है cerebral। कि this is a common complication, this is not a rare complication, blood pressure I'll going up send the with central video line। सर, आप देखिएगा। बुरा क्या लगता है सर, ये सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होके कॉम्प्लिकेशन से गुजर के पेशेंट्स कमांड हॉस्पिटल जैसे, जो मतलब हम कमांड हॉस्पिटल के सामने, उनके होशियार डॉक्टर के सामने कुछ भी नहीं है। अगर ऐसे समझ, कमांड हॉस्पिटल इज अ वेरी बिग डिफेंस हॉस्पिटल, उसमें भी AEICT जो थोरैक्स और इसके लिए एकदम रिनाउंड हॉस्पिटल है, उसमें उनका सर्जरी के लिए लेके गए, तो उसके सामने जब हम बोलते कि यस वी विल गिव आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, लेकिन हम ये सारे कॉम्प्लिकेशन को झेलने के वक्त में आयुर्वेद को भी तो लिमिटेशन आता है ना सर, समझ रहे हैं? एंड दिस इज मैम ऑल पेशेंट का वातज प्रकृति टाइप का होगा, और वो क्या है, वो सेंट्रल कैथेटर जब टच करता है सुपीरियर वीना कैवा का एट्रियम को, तो ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ सकता है किसी किसी का हार्ट के इरिटेशन के कारण, मुझे उसके पहली कारण बात तो उसको ये कुछ सर, हुआ होगा। 40s की एज में पेशेंट चलता हुआ अगर गया है, कोई COPD नहीं है, पेशेंट एकदम खा रहा है पी रहा है, तो सेंट्रल लाइन ऑप्ट क्यों किया, ये मेरा क्वेश्चन मैम है। उन्होंने सेंट्रल वीनस प्रेशर, सेंट्रल आर्टेरियल प्रेशर, कुछ वॉल्वुलर डिजीज को मेजर करने के लिए, वेदर शी रिक्वायर्स सर शी ऑपरेशन वाज और इन नॉट। वार्ड, शी वाज इन वार्ड, नो GA नहीं, गिवन। वो इवेल्युएशन के किया होगा, इवेल्युएशन के लिए किया होगा, जैसे जैसे क्या है कि जो किसी को वाल्वुलर डिजीज है, तो उसका मैनेजमेंट क्या है वेस्टर्न में, कि वेदर शी रिक्वायर्स एनी इंटरवेंशन और नॉट, वेदर शी रिक्वायर्स एनी ऑपरेशन, ओके ओके, वाल्वुलोप्लास्टी और नॉट, तो उसके लिए या वो प्रेशर्स मेजर करते हैं, हार्ट के प्रेशर्स मेजर करते हैं वो बट वो चैम्बर्स पे, ऐसे तो नॉर्मल उसके इससे लिए वो नहीं मेजर होते। जो ट्रांसड्यूसर, हाँ नहीं होता है, उसके लिए जो ट्रांसड्यूसर डालना पड़ता है ना, वो सेंट्रल वीनस से उससे वो डालते हैं ट्रांसड्यूसर, हार्ट में जाता है वो, हार्ट के वेंट्रिकुलर एट्रियल प्रेशर मेजर करते हैं कि जो वाल्व की इनकॉम्पिटेंसी के कारण प्रेशर्स बढ़े तो नहीं हुए।
तो मे बी उसके कारण वो हार्ट की वाल्व इरिटेट हुई है और उसके कारण एकदम से बीपी शूट अप किया, जिसके कारण ब्लीड हो गया गलती से। ये कार्डियोलॉजिस्ट या गलती सीटीवीएस में कार्डियोथोरेसिक वालों ने किया हो, कार्डियोथोरेसिक या यस सर, बट इस कार्ड गलती में पेशेंट मरते मरते काफी कॉम्प्लिकेशन में गई पेशेंट मैम, यस मेरे मैम, पास ये में। रेयर मतलब ब्लीड होना और हाई ब्लड प्रेशर के कारण सडन ब्लीड होना, ये तो रेयर ही है। हाई ब्लड प्रेशर एकदम से शूट अप हुआ, उसके कारण ब्लीड हो गया। Yes, ma'am. 17 गोलियां चालू है उसमें से, अभी लेट्स सी स्टार्टेड ट्रीटमेंट। जी। प्लीज आप लोग चुप अच्छा मत मैम, रहिए, कुछ ना कुछ बोलते रहिए। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा शोर है। आप लोग बात करते मैम रहिए प्लीज। छोटा सा सवाल है मैम, ये जैसे जो हम दालचीनी यूज करते हैं मैम, वो वात शामक होती है क्या और पित्त शामक? मतलब दालचीनी को हम यूजुअली क्यों यूज करते हैं? जैसे आज मैंने उसको मधुर रस और मधुर विपाक होता है उसका। एक तरीके से आप ऐसे अच्छा समझेंगे, उसमें द्रव्य गुण पलटना पड़ेगा थोड़ा सा सर, इतना याद नहीं रह जाती चीजें। या तो विनीता मैम बताएं, उनको याद होगा। और किसी को भी कुछ अपना सक्सेस स्टोरी शेयर करना है या कुछ बताना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो बोलें प्लीज। मैं भी एक्चुअली मार्केट में थी इसलिए मैंने लेट ज्वाइन किया है। अच्छा मैम, ये जो थ्रोट में ये कौन सा एरिया रहता है जो रूक्ष होने लगता है तो नाड़ियां खराब होती है? जैसे वो ड्राई नहीं होना चाहिए तो उम्र आ जाती है जल्दी, ऐसा कोई एक्चुअली बताएगा सर क्या? आप ये ऐसे सोचोगे ना तो थ्रोट में मतलब गले में रुक्षता तभी आएगी जब अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपका अपना एलोपैथ का भी सिस्टम सोचोगे तो जीआईटी का जो नहीं मैम, रहता है ये जैसे। मैम ये कोई ऐसा ऐसा कोई ऑर्गन बताया होगा मैं पक्का 100%, आयुर्वेदा में जो हमेशा गीला रहना चाहिए, अगर सूख जाए तो तेजी से नाड़ियां नहीं खराब तो होती है, आयुर्वेद और वो में तो हर थ्रोट के चीज के आसपास। लिए अगर कहा जाए तो हर जगह देखो वात पित्त कफ है, तो हर जगह एक द्रवता तो चाहिए ही चाहिए। सिस्टम जैसे हम बोलते हैं कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, तो हर जगह क्योंकि जो चीजें कैरी होंगी वो तो हमेशा सारे डिजोल्व फॉर्म में ही होंगी ना। तो इन सब चीजों में मेरा जो समझना है ना, इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाया जाता, क्योंकि हर चीज को अगर मान लो स्टमक ही है तो स्टमक में अगर जूसेस सिक्रीट हो रहे हैं तो एक मतलब स्मूथनेस लेवल या कहते हैं एक लिक्विडिटी तो हमेशा ही मेंटेन रहेगी। तो कोई भी ग्लैंड्स हैं जितने सारे में सिक्रीशंस ही हैं, और जितने सिक्रीशंस हैं ऑब्वियस सी बात है उनका मीडिया तो वाटर ही है ना नहीं सर। मैम, जैसे मैम हमारी बॉडी एज क्यों होती है? हमारी बॉडी एज हम्म इसलिए होती है क्योंकि हमें सांस लेनी पड़ती है, क्योंकि वो हम्म वायु हमें जलाती है धीरे धीरे। हम्म तो थ्रोट में एक ऐसा एरिया होता है जो वायु के चलने से धीरे धीरे सूखने लगता है, मतलब थ्रोट के आसपास है एक एरिया। मैं बस, अगर ऐसा कोई मेंशन है क्या बस थ्रोट में कि सर कोई मैंने एरिया जितना पढ़ा बताया? अभी ये मुझे नहीं याद है, क्योंकि उस हिसाब से अगर मैं सोचूं तो वात हर जगह जाता है, और वात जहां भी जाता है तो वात का काम ही रुक्षता। और आयुर्वेद में मतलब या बॉडी का ही समझोगे तो बॉडी के हर पार्ट में पंच महाभूत होता है। बॉडी का कोई एक पार्ट ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि सृष्टि का कोई भी पार्ट एक सिंगल महाभूत से तो बना ही नहीं होता है। हाँ, जिसकी प्रोमिनेंस रहती है, जैसे मान लो जो भी आशय है मतलब जहां पर स्पेस है तो उसको आप बोल देते हो कि ये इसमें आकाश महाभूत मेन हो गया, है ना। तो आप उस बेसिस पर डिफरेंशिएट करते हो, बट वो एग्जैक्ट तो कोई भी चीज नहीं होती ना। तो मैं वैसे इस क्वेश्चन का आपके बहुत सही से सोचूं तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी इसका, क्योंकि आपका जो है क्वेश्चन ना थोड़ा सा स्पिरिचुअल टाइप का है जितना मैं समझ पा रही हूँ, या आयुर्वेद का नहीं हायर मैम, लेवल। अंजना मैम या अनुष्का नहीं मैम इस तरह की चीजों बता पाएंगे प्लीज। हरीश बत्रा सर, आप बताना चाहोगे सर के क्वेश्चन का नहीं आंसर? मैम, बताना नहीं चाहूंगा, ये बात ना मेरे को भी समझ नहीं आई, ये कहीं ना कोरोलेट कर ही नहीं पा रही है। वो तो एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे सर जो पढ़ते हैं ना हम्म, ये योग शास्त्र के हिसाब से चीजें पढ़ते हैं या कुछ और, तो आपको पता है कि हर सिस्टम का एक बेस होता है और बेसिक थोड़े थोड़े चेंज हैं। मतलब जैसे अब योग का ही जब हम लोग रट्टा मारते थे या जब करने बैठते हैं तब चीजें समझ में आती हैं, तो उस हिसाब से चीजें थोड़ी सी बदली होती हैं।
या जैसे अपने यहाँ मान लो वात पित्त कफ के 5 टाइप ही डिफाइन है, या मान लो चरक ने वात के सिर्फ 5 डिफाइन किया, फिर सुश्रुत जी आए तो उन्होंने पित्त को भी किया, फिर अष्टांग आया तो उसमें मतलब वाग्भट जी ने कफ के भी टाइप डिसाइड करे। फिर वो बहुत मेजर है, मतलब अंदर के बहुत सारे सब टाइप हो सकते हैं। जैसे उस दिन हम लोग संस्कृत की क्लास में पढ़ रहे थे तो मूल स्वर 5 थे, अब 5 स्वर में भी हर स्वर के 18 टाइप होते हैं, तो 18 टाइप जो बहुत सूक्ष्म लेवल की बात हो गई, वो अपने लोग को नहीं आता है। सिंपल सा मेरा कहने का मतलब, तो ऐसे ही इनका भी होगा, क्योंकि जैसे अब हम कहते हैं कि हमारे अंदर 72,000 नाड़ियां हैं, तो 72,000 नाड़ियों के हो सकता है कोई शास्त्र ऐसा हो जिसमें उनके 72,000 के भी नाम हो, लेकिन हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, शशि तो हम मैम नहीं एक्चुअली जानते। क्या है, एक्चुअली आदित्य सर का क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि हम नहीं, ना मैं बात को बताती और दूसरी साइड में ले जा रहे हैं। इनका एक ही है कि कोई ना कोई ऐसा सूक्ष्म है गले के अंदर, वो हमें पता ही नहीं है, हम बता ही नहीं सकते, और कहने से तो कोई फायदा नहीं ना। एक्चुअली नहीं वो सर, चीज सर वो हाँ चीज मैम मैं बता बता रहे, मैम बताएं, मैम प्रणाम, मैम बताएं प्लीज। हाँ, नमस्कार सभी लोग को। सर ने जो भी पढ़ा होगा, लेकिन जो सर का आयुर्वेद से जो संबंध है वो मैं इसमें कुछ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा है सर जो गुण सर अच्छा लगता है जब सर कोई भी क्वेश्चंस उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ श्रोतस पे आ सकते हैं। और श्रोतस में जो हमारे पास वो है वो प्राणव्यय, उदकव्यय और स्पेशली जो है अन्नव्यय, 3 स्रोतस अलग माने जाते हैं। उसके बाद रसव्यय, रक्तव्यय, मांसव्यय, मेदव्यय, अस्थिव्यय, मज्जाव्यय और शुक्रव्यय। तो यहाँ जो सर का क्वेश्चन जहां तक मुझे लग रहा है वो उदकव्यय स्रोतस जो हमारा माना गया है, उदकव्यय स्रोतस का जो मूल माना गया है, हम सभी जानते हैं उदकव्यय स्रोतस का मूल जो है वो तालु और क्लोम माना गया है। और उन्होंने स्पेशली बताया भी है कि जिह्वा, तालु, ओष्ठ, कंठ, क्लोम, है ना, इन स्थानों में जब शुष्कता होती है या सूखापन होता है या फिर अति प्रमाण में जब तृष्णा उत्पन्न होती है, तो इसका मतलब होता है कि ये उदकव्यय श्रोतदृष्टि के लक्षण है। तो यहाँ जो चरक विमान स्थान में अगर हम एक बार घूम आते हैं या देख लेते हैं, तो उन्होंने साफ-साफ बताया गया है कि और जो इसका कारण भी है, वो जो दृष्टि भी है वो वही है कि यहाँ पे क्या होता है, जब या तो हम जैसे कभी बहुत अधिक गर्मी में कहीं फँस गए, जैसे अभी मई का महीना आता है या उस समय लू बहुत ज़्यादा लगती है, या फिर कभी-कभी क्या होता है अत्यधिक आम उत्पत्ति हो जाती है, या बहुत अधिक जो है वो हमारी बॉडी से जो है वो लॉस होता है, डिहाइड्रेशन जिसे हम कहते हैं, वो जल का लॉस होता है, या फिर अत्यधिक मद्यपान करने से होता है। अति शुष्क या विदाही अन्नपान, हम लोग जैसे कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग कहीं फँस जाते हैं और ड्राई अन्न का सेवन ज़्यादा कर लेते हैं। जैसे अब हम अपने एरिया की बात बताते हैं कि सत्तू, खाली सत्तू ही खा लिया या खाली लइया चना खा लिया, इस तरह का जो उस तरह का योग ले लिया, या फिर पानी का प्यास लगी है और उसको पानी को नहीं पिया है। तो इस तरह से देखने से क्या होता है कि इसका जो विकार भी इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि इसमें क्या होता है कि तृष्णा, शोथ, उदक, ये जो है वो उदक वह श्रोतस की प्रमुख व्याधि बताई है। और इसका जो समावेश बताया है वो यही बताया है कि इस तरह की जो है वो यहाँ पर अगर हमें लगता है, जैसे सर ने कहा कि ऐसा क्या चीज है कि जो गला सूख जाता है तो हमें जो है नसें सूखने लगती हैं, तो क्योंकि हमारा जो शरीर है वो जलीय तत्वों से मिलके बना है, ये हम सभी जानते हैं। और जलीय तत्वों से मिलके बना है, तो जलीय तत्व का जब भी क्षय होगा, या रस, रक्त आदि धातु जो भी हमारे शरीर की द्रव धातुएं हैं, उनका क्षय होगा। और जब उनका क्षय होगा तो जो जैसे रस का कार्य क्या है, प्रीणन करना, रक्त का कार्य है जीवन करना, तो इन सारे कार्यों में भी बाधा है, क्योंकि जब धातुओं का क्षय हो रहा है तो कर्मों का भी क्षय होना है। और उसके बाद क्या होगा, जो शरीर के अंदर जो स्थित जो सभी धातुएं होती हैं, सभी धातु का जो कार्य होता है उसके लिए जल, महाभूत, या हम अब धातु की बात करते हैं तो बहुत अधिक आवश्यक होता है। तो उदक में श्रोतो दृष्टि से शरीर धातु का जो है आप्यायन कम हो जाता है। मतलब जो उदक में श्रोतस है, वहां पे क्या होता है कि अगर हम वहां दृष्टि होती है तो जलीय अवस्था ही कम हो जाती है। और जब जलीय अवस्था कम हो जाएगी तो फिर वही जैसे उन्होंने कहा कि नाड़ियां सूखने लगती हैं, या रस, रक्त नहीं, सभी धातुएं जो होती है वो प्रॉपर रूप से कार्य नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर जो है हम इसको इस तरह से ले सकते हैं। जी मैम, सर थैंक मुझे यू मैम, आपने जी आपने जी आपने हेतु भी जी बता मैडम दिया। क्लियर हो गया। बहुत अच्छा बता दिया मैम, थैंक यू सो मच मैम। जी जी पैलेट की थैंक तुलना मैडम क्लोम से की गई ना। जी सर, तालु और क्लोम, जी सर, जी जी थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई मैम, ये क्वेश्चन? जो उदक व श्रोतास आपने बताया ना मैम, जी तो सर, जी जैसे सर। जैसे ड्राइनेस बढ़ती थी,
जी ये जो सर पीछे मतलब हमारा जहाँ पे कंठ होता है ना, कंठ जी के सर पीछे जो फेरिंग्स बोल लीजिए, चाहे पैलेट के जी जी नीचे, जी जी जहाँ पे जी वो नीला नीला एरिया दिखाते हैं ना, नीला एरिया, वो जी जी एक्चुअली वहाँ जो जो शंकर, जी वो मूर्ति में एक्चुअली जो नीला एरिया बनाया है दिखाते हैं ना, वहां पे। हाँ 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 हमारा जो संहिता है या कार है या हमारा जो स्रोतस की जो हम स्टडी करते हैं, स्रोतस हमारी बहुत स्पेशल स्टडी है, तो उसका जो मूल बताया है, सारे स्रोतसों का मूल बताया है। तो यहाँ जो आपने उदक में स्रोतस की बात की है, उदक में स्रोतस का मूल ही बताया है तालु और फ्लोम। तो जो आप एरिया बता रहे हैं ना, तालु का मतलब जैसे आप मान सकते हैं पैलेट है ना, तो पैलेट के जी साथ में जो उसके साथ का जो स्पेस होता है उसी को फिर क्रोम, जो आप एरिया बता रहे हैं उसी से ही, उसमें काफी कुछ हमारे आचार्यों ने, कई लोगों ने जो है उसमें मत विभिन्नता है, लेकिन जो आपका कहने का मतलब है, मुझे लग रहा है कि आप उदक में स्रोतस और तालु और क्लोम से संबंधित की बात करना चाह रहे हैं। जी मैम, जी मैम। और वो जो वायु, वो जो जो सूखापन आता है मैम, उसको आज मैंने जैसे सारस्वत घृत की वस्ती ली थी, और मुंह में वो जो एरिया में वो लॉक ला के रखा था घी का लंबे जी समय, तो वो सूखापन गया जी है। वो तृष्णा पानी से नहीं बुझती है मैम, बिल्कुल नहीं वो जो बुझेगी सर, तृष्णा एकदम रहती है हाँ नहीं बुझती। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ वायु कुपित हो गई है, और जब वायु भयंकर रूप से कुपित हो गई है तो वायु को कपने के लिए हमें स्निग्ध ही चाहिए, स्नेहन ही चाहिए। और वो स्नेहन जो है वो गोघृत या फिर किसी भी जैसे हमारे पास मेडिकेटेड घृत होता है, वो ही उसमें इफेक्ट आता है, और उसका उसकी चिकित्सा भी इस तरह से बताई गई। जी, थैंक यू। शशि मैम कुछ क्वेश्चन और कुछ और बात कीजिए। शशि मैम जी मैम, जी मैम। संभालिए मैम आज का। हाँ मैम प्रणाम मैम, वर्षा मैम बताइए। हाँ वर्षा मैम नमस्ते, प्रणाम, बताएं मैम। मैम से कुछ पूछना है जी आपको? जी हाँ मैम पूछिए प्लीज। प्रणाम। प्रणाम। पूछना है कि एक और पेशेंट आई है 48 मैम आप years थोड़ा old सा है, और नेटवर्क एरिया में, दो आपकी ढाई आवाज कट साल रही है, बार मेरे को बार ऐसा उसको लग रहा है कि हमें हर किसी को हो छाले रहा है। हाँ एक मिनट, अभी आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ तो उस पेशेंट को खाना निगलने में ही प्रॉब्लम है, मतलब खाना उसके गले से नीचे जाता ही नहीं है, जितना भी खाती है वो पानी पी पी के निगलती है, और दर्द नहीं होता है लेकिन खाना अंदर नहीं जाता है। हेलो। बोलिए बोलिए हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ जी मैम, मैम, तो तो वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह 48, कुछ कराई है? नहीं मैम, अभी आई है पहली बार, तो उसके मुंह में बोली कि माउथ अल्सर है, और 2 साल से उसको ये ऑन एंड ऑफ चलते रहते हैं, 4-5 दिन के लिए ठीक होते हैं, अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। और उसके साथ एक हिस्ट्री ये थी कि उन लोगों ने जहाँ भी चेक कराया तो बोले कि ब्लड बहुत कम हो जाता है, कमजोरी की वजह से इनकी हालत ऐसी है, वो खाना ही तो कमजोरी तो आएगी उन लोग का ही, और मतलब हीमोग्लोबिन जो कुछ डिटेक्ट हुआ, उसने मैम उनको आपकी बताया आवाज वो बहुत कुछ ज्यादा नहीं कट रही लेके, है। पर उनका ऐसा कहना है कि महीने में उसको वर्षा मैम बहुत ज्यादा आ आवाज रही। कट रही। क्या कवल या गंडूस कराया था ऐसे पेशेंट को हेलो। आपने? हाँ जी, हाँ जी मैम। आप घृत का या नहीं दूध का जो है नहीं कवल या कराया गंडूस मैम, तो अभी कराओ। तो कुछ नहीं कराया। हाँ तो उसमें तो कुछ सोचना भी नहीं है, मतलब कि कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन वाला कंसेप्ट रहता नहीं है जी ज्यादा, है ना। अगर घृत से कराते हो तो आपको पता है स्नेहन करेगा, और मेद्य होता है, मेद्य का मतलब है हम्म कि जो सेल है वहां की, उसको भी दिमाग आएगा, हम्म बुद्धि लगेगी, काम करेगी। और घृत का अगर क्षीर लेते हो, मतलब दूध लेते हो, तो दूध भी आपको पता है कि जीवनी होता है ना। तो उसका मेरे हिसाब से तो कवल और गंडूस उसका कराइए, है ना। नहीं तो आप मधु का भी करा सकते हो, आप देख लो एक बार बढ़िया से उनके गले को कैसा लग रहा है। तो ये तीनों आपके पास है, योगवाही भी है आपका, मधु जो है, इन चीजों से आप पहले एक बार मैम ना हेलो। अपने सामने मतलब पेशेंट को गंडूस कराओ, होल्ड कराओ, और जितने भी टाइम ले सकती है उसको धीरे धीरे, चाहो तो जैसे मान लो फर्स्ट डे मैंने एक ही बार कराया, सेकंड डे मैंने और बार कराया, इस तरीके से करके कवल और गंडूस कराइए। और थोड़ा सा वातशामक चिकित्सा करिए, क्योंकि अगर मैं आयुर्वेद को सोचूं तो आयुर्वेद के हिसाब से रुक्षता है, क्योंकि जब कहीं पर भी रुक्षता होगी तो वात की वजह से व्यासोस वाली संप्राप्ति आती है, मतलब जगह कम होना या जगह ज्यादा होना, दोनों ही कंडीशंस
वात के लिए जिम्मेदार, मतलब वात की वजह से। तो वात शामक चिकित्सा में कुछ भी देख लीजिए, कुछ दीपन पाचन लोमन दीजिए, चाहे आप हिंगवाष्टक ही चला लो घृत के साथ में, तो चाटन करके देख ले क्या चाटन में प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज कराइए, और इन्वेस्टिगेशन मैम कराना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऑस्फेगस के जो सीए होते हैं वहां पर इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो आप सेफर साइड रहते हुए ये चीज करा सकते हो। सॉरी मैम, सुन नहीं पाई, आवाज नहीं आ रही थी। किसमें इस मैम तरह कह की रही थी प्रॉब्लम? कवल या गंडूस करा लो। हाँ जी ठीक जी, है, वो तो कवल या गंडूस ठीक के लिए है, 2-3 आइटम आपके पास पर हैं, मैं ये गोमूत्र। पूछना चाह रही हूँ कि हाँ बोलिए प्लीज। जी, वर्षा कि मैम, वो हाँ उसको 2 बोलिए प्लीज। साल से जैसे हो रहा है बार बार, तो अपन को थोड़ा सीरियस, हाँ हाँ वही कुछ मैंने मतलब कहा कि आप सीरियस टेस्ट कंडीशन करा लो। थोड़ी होगी, मतलब कुछ और मैटर। नहीं नहीं, ये देखो, एक तो सबसे पहले CA 125 करा लिया करो, बहुत महंगा टेस्ट नहीं होता है ना। तो एक उससे आपको आइडिया लग जाता है। जी। और उसके बाद उस रीजन का एक एक्सरे करा लो। हम्म अगर एक्सरे में कुछ फाइंडिंग नहीं आती हम्म है तो कई बार फिर MRI CT स्कैन वगैरह कराने हम्म पड़ते हैं, क्योंकि उसी से फाइंडिंग पता चलती जी है। मैम। कई बार एक्सरे होता है ना बिल्कुल प्लेन आता है, तो वहां पर आइडिया नहीं लग हाँ पाता है, हाँ, क्योंकि किसी पेशेंट को अगर कोई चीज 2 साल से है, और क्या पेशेंट को ऑन ऑफ फीवर बना रह रहा है बॉडी में। नहीं फीवर नहीं रहता, फीवर नहीं रहता। और एंगुलर स्टोमेटाइटिस रहता है और जीभ में छाले रहते हैं। नहीं, और क्या ऐसा रहता है कि फीवर का मतलब है कि बहुत एक हल्का सा माइल्ड फीवर बॉडी में बना रहना, या हाँ, ऐसा भी अरुचि नहीं हो। बताया उसने। हाँ, अरुचि है, मतलब खाना ही नहीं खिलाता है, बस ये है। इच्छा हाँ भी नहीं नहीं तो होती मैम है उसकी, CA स्ट्रेस, 125 तो स्ट्रेस करा लो। बहुत ज्यादा है। जी। मैम CA 125 हाँ, करा लो, वो सस्ता है। अगर उसमें कुछ आता है तो मुझे फिर डाउट। आगे। हम्म। जी जी, मंगला मैम पूछ रही, वेट लॉस नहीं है मैम, लेकिन वीक तो है वो। एक्चुअली एक्चुअली प्लस। मैम, देखिए मैं बताती हूँ थोड़ा सा, मैं मेरा जी जो आइडिया है जी मैं थोड़ा सा मैम बताती जी हूँ। मैम। हाँ, जो एक्चुअली 2 तरह की बातें हैं यहाँ पे। बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है मैम, थोड़ा देखो। जो, हाँ, जो ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है उसको थोड़ा देखो, मैं वहाँ पे। तो मैं ये कह रही थी कि एक्चुअली जो हम मुख की बात करते हैं या मुख पाक की बात करते हैं, तो मुख पाक को हम 2 तरह से ले सकते हैं। जैसे अभी मैडम ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि अगर हम खाली मुख पाक देख रहे हैं, तो फिर मुख पाक का मतलब ये होगा कि जैसे आपने बोला कि उसको एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो रही है और उसकी जिह्वा में छाले हो रहे हैं, है ना। और अगर हम मुख रोग की बात करें तो मुख रोग का वर्णन भी आया है उसमें। अगर हम देखते हैं तो आचार्य सुश्रुत ने वहां पे सर्वसर शब्द का प्रयोग किया है। और सर्वसर का मतलब होता है कि वो जो है सर्व मुख को व्याप्त होने वाली, मतलब जो मुख को व्याप्त होने वाली व्याधि है वो सर्वसर है। सर्वसर मुख पाका उच्यन्ते, इस तरह का एक वर्णन आया है, मधुकोश टीका में भी आया है। और एक वर्ड और आया है इसके लिए कि केचित प्रदिष्ट मुखपाक संज्ञा, अर्थात मतलब कि जो मुखपाक कहते हैं वो केवल मुखपाक ही है या उसमें सर्वसर। क्योंकि अगर हम थोड़ा मॉडर्न साइड में जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें साफ साफ वर्ड आता है कि टंग इज द मिरर ऑफ द GI, है ना। और आपने कहा कि टंग में क्या है, टंग में बहुत ज्यादा 2 साल की हिस्ट्री दे रही है। तो मेरा जो मानना है, एक तो लोकल अगर हम देखेंगे तो लोकल में भी हम बहुत अच्छे से उसके जनरल लक्षण आप देखिए कि किस दोष से उसके लक्षण मिल रहे हैं, छाले किस तरह के बने, और वातज पित्तज कफज थोड़ा सा उसको देखिए कि हमारी संहिताओं में दोषों के हिसाब से भी बहुत अच्छे से वर्णन उसमें दिया है। दूसरा, अगर हम उसके सामान्य चिकित्सा की बात करते हैं कि जैसे मैडम ने बिल्कुल सही बोला कि उसमें गंडूश कर सकते हैं और हम उसमें मुख धावन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे त्रिफला है, पाठा है, मुनक्का है ना, या फिर जो चमेली के पत्ते हैं इनका क्वाथ बना सकते हैं। और इनका उसमें शहद डाल के इसका मुख धावन के लिए, मतलब इससे मुख को धो सकते हैं, मुख का धावन कर सकते हैं। और इसी तरह जो त्रिफला लिया, पाठा लिया, मुनक्का लिया या जो चमेली लिया, इनके पत्ते लिए। और एक हमारे यहाँ द्रव्य आए हैं कुठेरादि गण, कुठेरादि गण के द्रव्य को मुंह में चबा सकते हैं। जैसे हमने त्रिफला, पाठा, मुनक्का के साथ चमेली के पत्तों को भी चबा सकते हैं, और उसको चबाने के बाद उसका जो रस है उसको थूक देंगे और लार, उसकी लार को भी निकाल देंगे। तो ये लोकल एप्लीकेशंस के लिए बहुत अच्छा है कि इससे मुखपाक जल्दी ठीक हो जाता है। समटाइम्स कुछ पेशेंट को हम क्या करते हैं कि ठंडे जल में शहद मिलाते हैं और फिर कुल्ला करते हैं, तो उससे भी बहुत आराम मिलता है। ठीक है। या फिर गंडूश के लिए हम लोग दारू हरिद्रा और फिटकरी, इससे सिद्ध किया हुआ जल उपयुक्त होता है।
दारू हरिद्रा हम सभी जानते हैं, और फिटकरी का जल बनाएंगे और उससे हम जो है गंडूश कर सकते हैं। जात्यादी तेल का जो है प्रतिसारण, या फिर दूध की मलाई के साथ कामदुधा का प्रतिसारण, मतलब जो हमारा कामदुधा रस है उसको क्या है, दूध की मलाई के साथ हम कामदुधा को पीस के दूध की मलाई में लगा के, और उसको अगर हम वहां लगाएंगे तो उसमें बहुत आराम मिलता है। और जात्यादी तेल को भी, क्योंकि वो जात्यादी तेल जो है वो बहुत अच्छा हीलिंग प्रोसेस में बहुत हेल्प करता है, तो उसको हम लगा सकते हैं। हमें पेशेंट को तुरंत आराम देने की बात कर रहे हैं इसीलिए। तो एक्चुअली खदिरादी बटी भी एक बहुत अच्छा उपयोग है, हम सभी ने उसको यूज किया है। खदिरादी बटी भी जो है हम इसमें दे सकते हैं। कवल धारण के लिए भी हमारे जो शास्त्रों में बताया है, उसमें दूध बताया है, गन्ने का रस बताया है, दही का ऊपरी हिस्सा, अम्ल कांजी, तेल, घृत, इनका कवल धारण बहुत अच्छे से बताया है। और जनरली अगर हम अपने हिसाब से देखते हैं तो जैसे दूध और गन्ने का रस और घी पित्तज प्रकार में बहुत इफेक्ट करता है। और बाकी जैसे हमने कहा गोमूत्र वगैरह का भी यहाँ पे बताया है कि जल में गोमूत्र मिला के उसका भी कवल कर सकते हैं, तो फिर वो कफज वातज कफज में, या फिर दही, मंड, अम्ल काजी, तेल, इनका जो उपयोग हम कवल करते हैं वो हम वातज कफज में कर सकते हैं। तो इस तरह से ये उपचार हमने स्थानीय उपचार दिए। इसके साथ साथ जैसे अभी मैडम आगे बता ही रहे थे कि हमको मृदु विरेचन भी कराना चाहिए। मेरा भी यही मानना है कि अगर हम पैथोलॉजी देखते हैं, या जैसे मुखपाक एक लक्षण आया है, वो ज्वर की जड़ में आया है, और जब भी ज्वर होता है, जब ज्वर ठीक होने को होता है, तो मुखपाक का लक्षण उन्होंने बताया है कि ज्वर ठीक हो रहा है, और अगर तब मुखपाक हो रहा है, ज्वर आने के बाद मुखपाक हो रहा है, इसका मतलब है कि ज्वर मुक्ति का लक्षण हो रहा है। दूसरी बात है गृहिणी दृष्टि, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि टंग इज द मिरर ऑफ द जीआईटी। तो ये जो इतना जल्दी जल्दी जो इसको रिकरेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको उसकी पूरी लाइफ स्टाइल को कंसंट्रेट होना पड़ेगा। जैसे हम लोग बताते हैं कि मॉर्निंग आवर में उठ के और ओम का जाप करिए, उसके अलावा आप प्राणायाम करिए, थोड़ा सा दौड़िए, थोड़ा सा रिस्क वॉक करिए, डाइट पूरी मेंटेन करिए। मतलब मेरा है कि गृहिणी दृष्टि पे हमें काम करना होगा। और नॉर्मली जैसे हिंगोष्टक चूर्ण है, पंचतिक्त घृत है, या फिर हम दाड़ीमाष्टक चूर्ण है, पंचगव्य घृत है, इस तरह के कॉम्बिनेशन, आरंगवत घृत है, त्रिफला घृत है, या त्रिवृत घृत है ना, इस तरह का जो है उसको मृदु विरेचन हमको देना ही चाहिए। और संहिताओं में ये भी लिखा है कि अगर बार बार मुखपाक होता है या रिकरेंट स्टोमेटाइटिस होती है, तो ऐसे केसेस में हम जो है वो रक्त मोक्षण भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर इस सारी बातों के साथ साथ मैडम की एक बात बिल्कुल सही थी कि यहाँ पे हमें पेशेंट को एक इन्वेस्टिगेशन की लाइन पर भी बहुत स्ट्रांग रहना होगा, क्योंकि उसको अगर इस तरह का रिकरेंट है तो सम टाइम्स हमें इसोफेगस, स्टमक है ना, और पैंक्रियाज, इन सब की कंडीशंस को भी नजर में रखना है। मतलब हमें अब एकदम क्लियर रहना है कि कहीं इस तरह की कोई पैथोलॉजी अंदर डेवलप तो नहीं हो रही है। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर जो है थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर जांच कराना चाहिए। जी मैम। जी मैम, थैंक काफी यू मैम, बढ़िया गाइड किया मैंने। जी मैम। थैंक यू मैम। मैम आप बहुत पढ़ते हो। कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा मैम, अच्छा हाँ, लगता है क्योंकि आप जब आप बताने लोग के लगे तो मुझे बहाने। याद आने लगा, हाँ चरक में ये था, लेकिन सब भूल गए अपने को तो। कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा आप लोग के साथ मिलके ना, इसी बहाने कुछ हो जाता है थोड़ा थोड़ा। जी, नहीं अच्छा मैम, लगता बहुत है ये बढ़िया सब। करते हो मैम। हाँ जी मैम, तो टाइम हो गया मैम, तो सर हाँ, सेशन। थैंक यू। थैंक सबसे यू मैम। बोल दिया जाए। हाँ सर, चलिए मैं आप लोग को दिखाई दे रहा हूँ, मेरे बाल नहीं है इसलिए मैंने पगड़ी पहना है। अच्छा हाँ, अभी मैं ऐसे हाँ ही सर, मैं वो सेट कर रहा था अभी, तो अभी मैं सेट राजस्थान, आप बाल राजस्थानी लोग दे रहे हैं। पगड़ी पहनना पड़ रहा है। हम जी सर सर, बोले कि आपको दिखना है। कल से मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम आप सभी लोगों को, प्रणाम। नमस्कार। राम सर, गुड नाइट।